Hello, welcome to my YouTube channel. So we are going to start with lecture 3 of equilibrium. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. So the topic we will going to cover first condition of equilibrium and second condition of equilibrium. So we will talk about the conditions of equilibrium today. So let's start. So the first is the first condition of equilibrium. Sorry, these conditions. This first condition of equilibrium. So first condition of equilibrium state that if a body is in equilibrium, then the vector sum of all the forces acting on the body must be equal to 0. ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, हमने इक्विलिब्रियम में क्या मीनिंग देखी थी कि बैलेंस, कि अगर कोई बॉडी बैलेंस पोजीशन में है तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0. तो उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए. तो अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो इनका कहने का मतलब है कि इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर हो, 0. तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन ये कैसे होगा, ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि समीशन F जो है वो किसके बराबर हुआ, F1, ठीक है, प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn इक्वल टू 0. मतलब कि चाहे जितनी भी फोर्सेज हों, F1, F2, F3 से Fn तक, n का मतलब अनलिमिटेड नंबर, जहाँ तक जा सकते हैं, जितनी भी ताकतें हों उन सब को जब प्लस कर लिया जाए तो उनका जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए. अगर वो 0 के बराबर है तो ही बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है. तो एक एग्जांपल के तौर पे हम ये कार को देख लेते हैं. अब मान लें कि ये कार जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, मूव कर रही है. सो इस पर कितनी ताकतें अमल कर रही होंगी, ठीक है. जैसे हमने इसकी पहले भी एग्जांपल देखी थी कि जब हमने देखा था कि जो कार है वो रेस्ट पोजीशन पे, अब हम देख लेते हैं कि मूव कर रही है. तो इस पर कितनी ताकतें अमल कर रही हैं. एक तो देखें सबसे पहले जो कि ग्रेविटी की ताकत है, जो कि इसको क्या कर रही है, नीचे मूव कर रही है. फिर जब ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है तो ज़मीन जो है वो क्या कर रही होगी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वो इसके ऊपर एक ताकत लगा रही होगी जो कि क्या होगी, इसी के बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट होगी. तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल फोर्स. एक तो ग्रेविटी की फोर्स हो गई, ठीक है, कि अब ये दो ये हो गई एक दूसरे के ऑपोजिट. जो जितनी ये लगा रही है, जितनी ये ताकत है उतनी ही ये ताकत है, लेकिन ये इसके ऑपोजिट है. फिर एक चीज़ और होगी, क्या हमने क्या बात की थी कि फ्रिक्शन भी होती है. तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगी जो कि इस गाड़ी को क्या करना चाह रही होगी, रोकना, ठीक है. तो फ्रिक्शन की एक फोर्स आ गई, ठीक है, ये फ्रिक्शन की फोर्स हो गई. तो फ्रिक्शन के मुकाबले में भी एक फोर्स यहाँ पर भी तो प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इंजन की जो फोर्स है, क्योंकि इंजन अगर ताकत प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये गाड़ी आगे कैसे मूव होगी. तो इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन रोक रही है ना, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन अपोज करना चाहती है उसके मोशन को. तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये जितनी ताकत है उतनी ही है लेकिन ऑपोजिट है, तो ये और ये एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है. ये पॉजिटिव है और ये इसी के अगेंस्ट नेगेटिव है, ये इसको कट कर देगी. तो आखिर में हमारे पास क्या बचेगा, नेट जो है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. तो नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाएगी इस डायग्राम में भी अगर हम देखें. तो अगर वही वाली बात हो गई कि अगर हम इनको इसके कंपोनेंट्स में भी तोड़ लें इस फोर्स को, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, Fx. कौन सा Fx होगा, ये हॉरिजॉन्टल है ना. तो ये Fx की अगर हम बात कर लेते हैं तो F1x जो है प्लस F2x, अगर इन दोनों को भी अगर हम देख लें तो ये किसके बराबर है, इनकी 0, ठीक है. ये और ये क्या कर रहे हैं, दोनों को जब प्लस कर रहे हैं हम, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, एंड आखिर में हमें क्या मिल रहा है, 0. इसी तरीके से अगर हम Fy को भी ले लें जो कि ये दोनों हैं, नॉर्मल एंड G, तो भी क्या हो रहा है, F1y जो है उसको अगर मैं F2y इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आखिर में मुझे क्या मिल रही है, 0. तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि जितनी भी ताकतें एक बॉडी पर अमल कर रही हैं, अगर उन तमाम का सम 0 के बराबर है तो ही वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती. ये पहली शर्त है, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी शर्त को देखते हैं. तो इनका क्या कहना है, द सेकंड कंडीशन टेल्स दैट द नेट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0.
तो ये कहते हैं कि द सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो नेट टर्निंग इफेक्ट है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं? द सेकंड कंडीशन टेल्स दैट द नेट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्या मतलब कि सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो बॉडी पर लगने वाला टॉर्क है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो भी ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। यानी जो हमारा सम ऑफ टॉर्क है वो भी किसके बराबर हो? ज़ीरो के बराबर हो। पहली शर्त क्या थी कि तमाम की तमाम फोर्सेस भी ज़ीरो के बराबर हो, और सेकंड शर्त ये है कि तमाम का तमाम जो टॉर्क है, जो नेट टॉर्क है, वो भी किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल हम ये सी सॉ से ले लेते हैं। तो अगर हम अब मान लें कि ये सी सॉ जो है इस पर दोनों साइड पे इक्वल बैलेंस है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी उतना ही मास है और यहाँ पर भी उतना ही मास है, तो क्या हो रहा होगा कि यहाँ से ये बॉडी जो है ये इसको नीचे पुश करेगी ग्रेविटी या ताकत जो भी है, और यहाँ पर भी जो भी ताकत है वो इसको यहाँ नीचे की तरफ पुश करेगी। और क्योंकि ये यहाँ से अटैच है, ये क्या है, इसका पिवट पॉइंट है, यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे ये मूव करती है। तो जब यहाँ पे ताकत इसको लग रही है तो ये जो फोर्स है ये क्या करने की कोशिश करेगी? ये यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो हमें पता है कि ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये वाली जो पिवट पॉइंट है और ये वाली जो ताकत है ये क्या करने की कोशिश करेगी? ये यहाँ पर यूँ, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमें पता है कि क्लॉकवाइज जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होता है। तो अब अगर ये 10 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? -10 न्यूटन मीटर, और इसे 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि दोनों इक्वल मासेस हैं तो दोनों का जो टॉर्क भी है और दोनों में डिफरेंस भी बराबर है, तो टॉर्क भी क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होता है। तो क्या कर देंगे दूसरे को कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसकी दो शर्तें हैं, एक कि उस पर लगने वाली तमाम ताकतें ज़ीरो होनी चाहिए, दूसरा उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो भी किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जितना भी टॉर्क हो, यहाँ पे हमने बात की दो टॉर्क, एक T1 और एक T2, ठीक है, किसके बराबर हैं? T1 हमारे पास क्या था, -10 + 10 = 0, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कंसर्न है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा।